आप सभी दोस्तों को सिविक क्लासेस की तरफ से एनसीईआरटी की इस सीरीज में स्वागत है। एनसीईआरटी की अगली सीरीज में क्लास 9th के उस दूसरे चैप्टर के बीच से ये वीडियो बन रही है जहाँ से इसकी पिछली वीडियो रोकी गई थी। अगला जो पॉइंट है इसमें कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। देखिए, इसीलिए आप ध्यान दें तो बीपीएससी वगैरह में संविधान से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि थ्योरी थॉट जो है बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में नहीं है, जबकि संविधान पर्याप्त रूप से है। तो भारतीय संविधान के निर्माण का जो सफ़र रहा है वो दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान बना है। अर्थात 1 मिनट पेन नहीं चल रही है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना है। भारत जैसे विविध और विशाल भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। ध्यान दीजिएगा, भारत के लोग गुलाम की हैसियत में तब थे जब भारत के लोग उपनिवेशवाद के शिकार थे, यानी वो प्राकृतिक अवस्था में थे। जब वहाँ से निकले वो तो नागरिक की हैसियत में आ गए। देश ने धर्म के आधार पर बंटवारे की विभीषिका झेली। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे गए। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी कि भारत और पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो वो रियासत अपने आप को विलय करवा लें या दोनों में ना जाए, स्वतंत्र रह लें। इन रियासतों का विलय मुश्किल, अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा गया या लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं नजर आ रहा था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की बहुत चिंता थी, क्योंकि वो बहुत नकारात्मक स्थिति थी। खुद करें खुद सीखे में दिया गया है कि अपने दादा दादी नाना नानी लाके किसी बुजुर्ग से बात कीजिए, उनसे पूछिए क्या हुआ, जो आज़ादी या बंटवारे या संविधान के निर्माण की बातें उन्हें कुछ याद है। उस समय लोगों को किन बातों की उम्मीद थी और क्या क्या अंदेशे थे। अपनी कक्षा में इन बातों की चर्चा कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आप ना अपने दादा बाबा से पूछिएगा, क्योंकि शायद ही उनको याद हो। ऐसी कहानियाँ पंजाब के, हरियाणा के क्षेत्र के दादा बाबा को ज़्यादा याद होगी, क्योंकि विभाजन की जो विभीषिका रही है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे जो राज्य रहे हैं उन्हीं के बीच उसका असर ज़्यादा दिखाई दिया था। संविधान निर्माण का जो रास्ता है वो कैसा था। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं का एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश जो बुनियादी बातें थीं उन पर राष्ट्रीय सहमति बन गई थी। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भरा नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर जगाने का वरन अपने समाज को की राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर बुनियादी विचारों पर लगभग सहमति बन गई थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। ध्यान दीजिएगा, भारत का एक संविधान राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वप्रथम कब लिखा गया था? मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 28 में। 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव में रूपरेखा की गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान होगा कैसा।
इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, अब देखिए ये कुछ मूल्य तभी तय कर लिए गए थे। सार्वभौम वयस्क अधिकार, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट विकल्प में बनते हैं। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात की गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर आम सहमति नेताओं की बन गई थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने में भी राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली थी। अंग्रेजी हुकूमत में बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार मिला था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। कब से बाद? 37 के बाद। अब प्रश्न बनेगा कि ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों का चुनाव कब कराया गया था? तो वो कब करा गया था? 1937 में। इनमें बनी सरकारें, ध्यान दीजिएगा प्रश्न आएगा, इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी। विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाओं और व्यवस्थाएं बनानी थी आगे चल के और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया। बल्कि 1935 का भारत सरकार कानून आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार अनुभवों पर अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं थी। हमारे नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिकी अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया। वे सामाजिक आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना कर रहे थे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे सवाल पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में काफ़ी मदद की। देखिए, आप सभी शिक्षक हैं और आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की एक आलोचना होती, किसे उधार का थैला कहा जाता है। देखिए, उधार का थैला कहना जितना आसान है, उससे कई गुना ज़्यादा भारतीय संविधान को गढ़ना कठिन था। बाबा साहब जैसे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे जो महान विभूतियाँ उस समय थे, उन्होंने जैसे जैसे संविधान को और भारत को गढ़ा है, उसके लिए आलोचना बहुत तुच्छ है। ये आलोचना जो उधार का थैला कहा जाता है, उसका एक ही तोड़ है कि भारत ने सब कुछ दुनिया से लिया, लेकिन कुछ भी दुनिया की तरह जस का तस नहीं लिया। उस समय के विचारकों, बुद्धिजीवियों, नेताओं के लिए हम भारत ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ लिया वो भारत के समाज के अनुसार लिया, जो भारतीय समाज स्वीकार कर सकता था, सह सकता था या झेल सकता था। कुछ नया नहीं कर लिया। यहाँ टी कृष्णमाचारी का परिचय दे रहे हैं। 99 से 74 के बीच में इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। प्रारूप कमेटी के सदस्य थे। ये एक उद्यमी और कांग्रेस नेता थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये वित्त मंत्री का भी दर्जा पाए थे। ऊपर एक तरफ हम लोग छोड़ दिए उनको, हमारे महान विभूति सरदार वल्लभ भाई झामर भाई पटेल को। ये वल्लभ भाई झामर भाई पटेल 1875 से 1950 में आए थे। जन्म गुजरात में हुआ था। अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह, क्या बात है, गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। बारदौली सत्याग्रह, भारतीय रियासत में विलय में निर्णायक भूमिका, बाद में उप प्रधानमंत्री। अब ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल किस सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे? बारदौली सत्याग्रह में, जिन्हें बाद में क्या बनाया गया था? उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। अब आते हैं संविधान सभा के पास। फिर भारत के संविधान निर्माता कौन थे? यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में संक्षेप में जानकारियाँ दी गई हैं। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो संविधान सभा नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान कहते हैं। चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा
चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों और भारत पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा के भी दो हिस्से करने पड़े, भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। संविधान लिखने वाली संविधान सभा को देखिए दो भागों में बांट दिया गया, भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तान। भारतीय संविधान सभा लिखने वाली जो सभा थी उसमें 299 सदस्य थे। इसमें 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था तथा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। इसी दिन की याद में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया जाता है। इस संविधान सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया कि संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को भी व्यक्त करता है। क्या बात है! यह अपने समय की व्यापक सहमति। दुनिया में कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर वहाँ के सामाजिक समूहों, राजनीतिक दलों के बीच सहमति का अभाव था। कई देशों में संविधान है पर वह केवल कागज का टुकड़ा है, किसी भी अन्य किताब की तरह एक दस्तावेज है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि अनेक सामाजिक समूहों संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह, राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाया। हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर रहे थे। इस चुनाव का मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, उस पर था, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह विचार के लोग थे। सभा में कई ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म, पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप कुछ इस तरह होता, क्योंकि आप सभी जानते हैं किसी भी व्यवस्था में पूर्ण जो सहमति होती है वो संभव नहीं होती है। ठीक, और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्र और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए, उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख BR अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। एक होता ना कि पहले एक मॉडल बना लेना, उसी तरह संविधान के स्वरूप की जो प्रत्येक धारा थी उस एक एक धारा पर कई कई दौर की चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधन किए गए। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर वार्ता की गई। कितने दिनों की? 114 दिनों की। याद रखिएगा, कितने दिनों की? 114 दिनों की गंभीर वार्ता। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द, वहाँ कही गई बात रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट के नाम से कितने खंडों में? 12 खंडों में। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे के सोच तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेज का उपयोग होता है। अब इस दौर में कुछ देखिए बॉक्स पढ़ा गया है। इन बॉक्सों को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि NCERT क्वेश्चन यहीं से निकल कर आते हैं। राजेंद्र प्रसाद का 84 से 63 के कार्यकाल रहा। इनका जन्म बिहार में हुआ। संविधान सभा के ये अध्यक्ष रहे। ये पेशे से वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष, भारत के प्रथम बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और गांधी के किस सत्याग्रह में शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी के ये शामिल थे। और कोई बचा? इधर सरोजनी नायडू हैं, 1879 से 1949 में इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये एक कवित्री, लेखिका, राजनीतिक कार्यकर्ता थी, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता थी, बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, पहली महिला राज्यपाल। चलिए, यहाँ एक जयपाल सिंह दिख रहे हैं भैया, इनका जन्म झारखंड में हुआ था। ये एक खिलाड़ी और शिक्षाविद थे, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे जसपाल सिंह। आदिवासी महासभा के संस्थापक सदस्य थे, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक भी बने थे। झारखंड पार्टी के संस्थापक, झारखंड की वैकेंसी आ रही है, ध्यान दीजिएगा। खुद करें, खुद सीखें। अपने राज्य या इलाके में संविधान सभा में ऐसे सदस्य का नाम पता करें जिनका जिक्र यहाँ नहीं किया गया। उस नेता की तस्वीर जुटाएं और उनका स्केच बनाएं। हमने जिस तरह संक्षेप में कुछ नेताओं में सूचना दी, उस तरह अपने द्वारा एक ब्यौरा दें, यानी नाम, जन्म, मृत्यु वर्ष, जन्म स्थान, वर्तमान राजनीतिक सीमा के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों की संक्षिप्त टिप्पणी, संविधान सभा के बाद की भूमिका। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान ने अपना पूरा काम पूरा कर लिया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इसी दिन की याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस सभा, अच्छा ये तो हो चुका था, कहाँ हम लोग फंस गए, है ना। हाँ, मोटे मोटे इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग यहाँ से करना था। चलिए, भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहाँ दी गई सभी जानकारियों को पढ़ें। आपको यह जानकारी कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है, याद करना नहीं है। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। ठीक, सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग अलग थी। उसके बाद ऐसा संविधान जो इतनी सहमति पर आधारित था, कितनी बड़ी बात थी। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या है? इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान में के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम 2 तरीकों से जान सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। कैसे? सपने और वायदे, इसके तो नीचे कुछ नहीं, अच्छा इसके नीचे है, भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में। अच्छा, कहीं एक मिनट, इसी से संबंधित तो नहीं है। चलिए, सपने और वायदे क्या हैं ये देखते हैं। आपस में कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का नाम संविधान सभा में नहीं था। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों से प्रभावित थे, अनुयायी थे। यानी आप कह सकते हैं, हो सकता है संविधान सभा में महात्मा गांधी नहीं थे, लेकिन इस बात का पूरा विश्वास है कि महात्मा गांधी के विचार संविधान सभा में फैले हुए थे। वर्ष 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया, किसकी पत्रिका है यंग इंडिया? महात्मा गांधी। यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में इस तरह से लिखा है। अब गांधी ने अपने यंग इंडिया में ये लिखा है, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनस्थता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा कि जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का, यानी उच्च वर्ग का और निम्न वर्ग का ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे गोल मेज पर मिलजुल कर रहे। ऐसे भारत में छुआछूत, शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों का भी मर्दों जैसा अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये कथन पूछा जा सकता है काट के, औरतों का मर्दों जैसा अधिकार हो, मैं इससे कम में संतुष्ट नहीं होऊंगा। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अम्बेडकर के मन में था, जिसे संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से स्पष्ट किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1901 से 1953, जन्म पश्चिम बंगाल, अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री, शिक्षाविद, वकील,
हिंदू महासभा में सक्रिय, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक। भारतीय जनसंघ, जिसे आज आप बीजेपी कहते हैं, उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। खास करके हिंदू महासभा में काफ़ी सक्रिय थे, हिंदू महासभा में काफ़ी सक्रिय थे। ठीक, अगला नोट 20 जनवरी, ये भाई किसका नोट है? 20 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का सम्मान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक आर्थिक ढांचे का कारण एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को लंबे समय तक जीते रहेंगे। हम अपने सामाजिक आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को संकट मान लेंगे, में संकट फैलता हुआ देख लेंगे। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू का भाषण याद करते हैं। चलिए देखिए भैया, इनका भाषण पढ़ लीजिए हैं, क्योंकि जो है इसमें से कई सारे शब्द पूछे जाते हैं। वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, तरह तरह से, नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सो रही होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है, कहीं पर, ये सही लिखा है, इतिहास में कभी कभार भी कहीं पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। एक युग का अंत होता है और लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा खुलकर आती है, आवाज पाती है। ऐसे में पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। ये भगवान इतना बड़ा लिख के चले गए थे। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती है। भारत में संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर जब जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है। अब भारत भविष्य हमें सुनहरे ताकत दे रहा है, यह संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि अपने वायदों पर पूरा करने के लिए निरंतरता है, प्रयास है, जिन्हें हम अब अक्सर किया करते हैं। एक शपथ हम आज भी लेंगे कि भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है कि दरिद्रता का ज्ञान और बीमारियों का अवसर की असमानता का अंत। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा ना हो। जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि संविधान का दर्शन क्या था। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिया तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी। संविधान की शुरुआती बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ शुरू होती है। इस उद्देशिका को प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित होकर सारी दुनिया के देश समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है, जिसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। दर्शन सरकार के किसी भी कानून, फैसले, मूल्यांकन, परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कौन कानून, फैसला अच्छा बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। चलिए अब देखिए, संयुक्त राज्य के जो
संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसकी पहली लाइन है कि हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान स्थापित करने का इसका अभिषेक करते हैं। और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने लिखा, हम दक्षिण अफ्रीका के लोग, देखिए जब अमेरिका ने ये प्रयोग किया तो इसमें हम बहुत बड़ी चीज है। हम में पूरा भारतीय भूभाग शामिल हो सकता है। अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते, अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं। अपने देश को बनाने, विकसित करने, मदद करने वालों को आदर करते हैं और मानते हैं दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं, इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके। ऐसे में एक लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना, जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने चले, नागरिक को कानून से समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार और हरेक शक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है, दी जाए। इनका तो काफी लंबा था। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना में सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले, हर नागरिक को कानून से समान संरक्षण मिले, सभी नागरिक के जीवन की गुणवत्ता सुधार हो, हर एक व्यक्ति संभावनाओं को फलने फूलने, स्वतंत्रता, संयुक्त लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो, जो राष्ट्रों के एक संप्रभु तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा भारत के संविधान का दर्शन, भारत के संविधान का दर्शन। ठीक है, भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, चार चीज हो गया, प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मा अर्पित करते हैं, अंगीकृत अधिनियमित आत्मा अर्पित करते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग सेक्शन वाइज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हम भारत के लोग, भारत को क्यों ये कहा गया कि हम भारत के लोग। ठीक है, जब हम यह देखने का प्रयास करेंगे तो हम पाएंगे कि भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ है, भारत के संविधान का जो निर्माण अधिनियमित भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी के द्वारा किया गया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी के। चलिए, तो हम भारत के लोग, भारत को ये फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। भारत के संविधान का निर्माण, इसका अर्थ क्या होता है, मतलब हम भारत के लोग लिखने का अर्थ क्या है कि जो संविधान बनाया गया है उसे भारतीयों ने बनाया है, लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया है, ना कि इसे कोई बाहरी सत्ताधारी राजा या बाहरी आदमी ने बनाया है। देखिए, आप सभी लगभग, आप में से बहुत लोग जो हैं वो इतिहास के बड़े अच्छे विद्यार्थी हैं। आपको पता है कि संविधान बनाने के क्रम में कैबिनेट मिशन, या यूं कहें तो साइमन से ही व्यवस्था शुरू हो गई थी। साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, है ना, माउंटबेटन योजना, ये सब संविधान बनाने के लिए की गई व्यवस्थाएं थी। लेकिन हमने साइमन गो बैक का नारा लगा के उसका विरोध किया, हमने क्रिप्स मिशन का विरोध किया। ये सारे विरोधों का मूल कारण यही था कि उसमें जो संविधान बनाने की बात कही जा रही थी वो एक संप्रभु संविधान नहीं दिखाई दे रहा था। संविधान हम ऐसा बनाना चाहते थे जिसमें केवल हमारे लोग हों, बाकी कोई बाहरी सत्ता का उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो।
इसीलिए साइमन क्रिप्स दोनों का विरोध हुआ। हाँ, कैबिनेट मिशन में व्यवस्था ठीक से दी गई, तब जाके हमने कैबिनेट मिशन को स्वीकारा था। तो यहाँ हम भारत के लोग, भारत को कहने का अर्थ है कि भारत के संविधान का निर्माण अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया था। ठीक है, थोड़ा गला बैठा है, तो हो सकता है आवाज़ बहुत बेहतर ना लगे, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करिएगा। अब इसमें जो अगला पॉइंट है वो है प्रभुत्व संपन्न। इसमें प्रभुत्व संपन्न, एक मिनट, प्रभुत्व, ये थोड़ा जूम करते हैं इसको। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये होता है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च अधिकार, सर्वोच्च कानून, सर्वोच्च अधिकार हो। कोई बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। अमेरिका अपने आप को कुछ भी बने, भारत को आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। ठीक, फिर अब देखते हैं सामाजिक होना क्या है या समाजवादी होना क्या है। समाजवादी होने का अर्थ होता है कि समाज की जो संपत्ति है वो सामूहिक रूप से पैदा होती है। समाज में उसका बंटवारा समानता के आधार पर होना चाहिए। सरकार जल, जमीन, उद्योग, धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानता कम से कम हो। सामाजिक आर्थिक असमानता कम से कम हो। ठीक है, इसके बाद जो है अगला पॉइंट है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकारी धर्म कोई नहीं है, वैधता नहीं प्राप्त है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आरक्षणों को सम्मान देती है, लेकिन उनमें से सरकार खुद किसी का कोई पालन नहीं करेगी, इसके लिए उसको कोई बाध्य नहीं करेगा। अब अगला मूल्य है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का अर्थ ही है कि जहाँ सरकार का ऐसा स्वरूप हो जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, लोग अपने शासक का चुनाव स्वयं करें और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलाई जाती है। ठीक, यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलाई जाती है। अब अगला पॉइंट आपके पास है गणराज्य। गणराज्य होने का मतलब आप जानते हैं, जहाँ सत्ता का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वो किसी वंश या राज या खानदान से ना रहा हो, बल्कि चुनाव के माध्यम से हो। यानी शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जा रहा हो, ना कि किसी वंश या राज या खानदान के द्वारा चुना जा रहा हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गणराज्य के बाद न्याय क्या है। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न करना ही न्याय है। अमूमन विद्यार्थी राजनीति विज्ञान पढ़ते पढ़ते इतना नहीं समझ पाते कि यहाँ न्याय क्या है। यहाँ न्याय केवल न्यायालय द्वारा किसी अपराधी को दंड देना नहीं है। यहाँ न्याय समाज की संपत्ति का उचित वितरण है। यहाँ न्याय धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न होना है। यहाँ न्याय किसी भी जाति, किसी भी धर्म के आधार पर किसी की गरिमा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ इस तरह का न्याय है। न्याय के बाद अब हम देखेंगे स्वतंत्रता क्या है। ये सब चीज़ें तो आप पढ़े हैं। नागरिक कैसे सोचें, कैसे किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होना ही क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, नहीं होना ही स्वतंत्रता है। अब अगली चीज़ एक संविधान में प्रयोग है समता क्या है। समता का अर्थ है कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। पहले चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त किया जाएगा, यानी जो ऊंच नीच का भेद है उसे समाप्त किया जाएगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बंधुता क्या है। ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित शब्द है। हम सभी ऐसा आचरण करें कि जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। हम देखते हैं, आप नोटिस करते होंगे अक्सर क्लास के अंत में ये बात आपसे बोलते हैं कि अपना स्वभाव ऐसा रखिए कि समाज में एक दूसरे को सहिए। एक शब्द सुना होगा आपने, सहिष्णुता। सहिष्णुता का मूल यही अर्थ होता है। लोकतंत्र की सफलता समाज की सहिष्णुता से है। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक लिंग के आधार पर हर किसी को सहता है या सह लेता है,
तभी वो समाज सबसे स्वस्थ और सुदृढ़ समाज बन पाता है। ठीक, नोट में दिया है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न बहुत बढ़िया बनता है कि इनमें से कौन से सिद्धांत मूल उद्देशिका या प्रस्तावना में वर्णित नहीं थे। ठीक है, तो उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष है। इस तरह नहीं करके आजकल ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो ये आपका चैप्टर रहा। आगे इसमें और भी कुछ है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों की प्रस्तावना की तुलना कीजिए। इन सभी में जो विचार साझा है उनकी सूची बनाइए। इन सभी में कम से कम एक अंतर को रेखांकित करिए। तीनों में से कौन सी प्रस्तावना अतीत की ओर ले जाती है उसे देखिए। इन प्रस्तावनाओं में कौन सी ईश्वर का आवाहन नहीं करती हैं इसको देखिए। चलिए, हमें इतना देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अपने एग्जाम से मतलब है। अब देखिए, अगर लोकतंत्र है या संविधान है, संवैधानिक शासन है, तो उसमें संस्थाओं का स्वरूप कैसा होता है। संस्थाएं क्या होती हैं ये आप जानते हैं। हम एक बार बता दें कि लोकतंत्र में संस्थाओं के माध्यम से ही शासन किया जाता है। ये प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से शासन करते हैं। संस्थाओं के रूप में हम कार्यपालिका को ले सकते हैं, विधान पालिका को ले सकते हैं, न्यायपालिका को ले सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग को ले सकते हैं, चुनाव आयोग को ले सकते हैं। ये सभी वो संस्थाएं होती हैं जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का नागरिकों के बीच प्रचार प्रसार करती हैं और उनका और विकास करती हैं। संविधान का जो स्वरूप है वो ये है कि संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है। संविधान इन मूल्यों का संस्थागत रूप देने की कोशिश है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। ये एक बहुत ही लंबा विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावना के अनुरूप चलना चाहिए, समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, अस्थायी, न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को ही संविधान संशोधन कहा गया। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल होगा। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाता है। इसमें स्पष्ट लिखा है किस शासक के पास कितनी शक्ति होगी, कौन किस किस तथ्य के बारे में फैसला ले सकेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार भी देता है। सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय करता है। सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती, ये सीमा लगाता है। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्ष के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख व्यवस्थाओं संस्थाओं को नहीं समेटती। इसमें कुछ पहलुओं पर हम आपके अगले वर्ष की किताब में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब लास्ट में कुछ पॉइंट दिए हैं जिनका अर्थ आपको जानना जरूरी है। रंग भेद क्या होता है? यह एक नस्लीय भेदभाव है जिसमें दक्षिण अफ्रीका की सरकार 1948 से 89 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली भेदभाव, खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था माना जाता है। ठीक है, यह रंग भेद है जो काले गोरे के रंग के आधार पर नस्लीय भेदभाव करके, प्रजातीय भेदभाव करके शासन करता है। इसमें जो है दक्षिण अमेरिकी जैसे महाद्वीपों के नागरिकों को शामिल किया जाता है। धारा क्या होती है? किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद को धारा कहते हैं। संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च कानून। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने के मौलिक कानून होते हैं। संविधान संशोधन क्या है? उसी देश की सर्वोच्च कानून, सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया गया बदलाव संविधान संशोधन है। संविधान सभा क्या है? तो जनप्रतिनिधियों की वह सभा है जो संविधान लिखने का काम कर रही थी। प्रारूप क्या है? किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप ही प्रारूप है। दर्शन क्या है?
किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार को ही दर्शन कहते हैं। किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी बुनियादी मतलब होता है आधारभूत विश्वास के साथ बिना भटकाव के। जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आपको आगामी अगले महीने के चुनाव में एक बुनियादी निर्णय के रूप में काम आएगा कि अच्छा हुआ था बस सुन लिया था। 1 से 2 बार इस वीडियो को लगा के रिपीट मूड में, थोड़ी स्पीड मूड में सुन लेंगे तो एक अलग डायमेंशन दिमाग का तैयार होगा, जो आपको ऐसी बुनियाद देगा कि बीपीएससी कुछ भी नया करेगा तो आप झेले जाएंगे, या यूपी टीजीटी पीजीटी में भी किसी भी हाल में आप चीज़ों को समझ ले जाएंगे। प्रस्तावना क्या है? तो संविधान का वो पहला चैप्टर कथन होता है, जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। देशद्रोह क्या है? तो देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध ही क्या हो जाता है? देशद्रोह हो जाता है। हमें उम्मीद है कि अब ये चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक, चलिए 1-2 क्वेश्चन देख ही लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ये बड़े वाले नहीं देखते, यहाँ से देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, स्त्रियों पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक, अश्वेत बहुसंख्यकों का, रंगीन चमड़े वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का, इन्हीं का था। लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम होता है, विधायिका के अधिकार होते हैं, देश का नाम होता है। लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता? देश का नाम, विधायिका के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, शासन के अधिकार। नाम इसमें किसी का नहीं रहता है, क्योंकि ये नाम देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदल सकता है। भाई प्रधानमंत्री का पद नहीं बदलता, प्रधानमंत्री का चेहरा तो बदल जाता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं बदलती, लेकिन प्रधानमंत्री तो तब से लेकर अब तक कितने हो गए, तो इसमें शासक प्रमुख का नाम नहीं रहता। संविधान निर्माण में नेताओं की उनकी भूमिका से मेल बिठाइए। मोतीलाल नेहरू 1928 में भारतीय संविधान को बनाया, है ना। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, सरोजनी नायडू संविधान सभा की सदस्य। ठीक है, संविधान सभा की सदस्य। नेहरू के नीति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर प्रश्नों का जवाब दें। नेहरू ने क्यों कहा भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? अच्छा, ये लिखने वाले प्रश्न है। चलिए, हमारे संविधान को दिशा देने वाले कुछ मूल्य और उनके अर्थ है। तो संप्रभु होने का अर्थ क्या है? कि फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार, सरकार किसी धर्म के हाँ, फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार संप्रभु है। गणतंत्र होना क्या है? कि शासक का जो प्रमुख है वो चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए। बंधुत्व होने का क्या अर्थ है? कि लोग आपस में परिवार की तरह मिलजुल कर रहने चाहिए। और धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ है कि सरकार किसी धर्म के दिशा निर्देशों के अनुसार काम नहीं कर सकती है, किसी धर्म के दिशा निर्देशों के अनुसार काम नहीं कर सकती है। तो इस तरह जो है ये अब समाप्त हुआ चैप्टर। कल इसके तीसरे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। कल तीसरा चौथा दोनों अपलोड कर देंगे, तीसरा कंप्लीट कर देंगे। एक चैप्टर 2 दिन में लगता है कंप्लीट, 2 वीडियो में कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, इतना पढ़ने के बावजूद। ओके, धन्यवाद।